स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम्स। मैं शिखा आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 6.2 एक्सरसाइज है सर्कल का, उसमें 7, 8, 9 एंड 10 मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन और है 11, 12 और 13, वो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा करने वाली हूँ। और इसके पहले वीडियो में मैंने 1 to 6 कंप्लीट की और सर्कल की मैंने बेसिक कंसेप्ट और 6.1 से रिलेटेड क्वेश्चन वो भी मैंने कंप्लीट की हुई है। आप वीडियो में सर्च करेंगे आपको मिलेगा। और थोड़े दिनों में आपको अभी तुरंत मेरे ख्याल में एक आध दिन में मैं आपको थ्योरम्स भी डाल दूंगी, सारे थ्योरम, सेपरेट थ्योरम सर्कल के, और फिर आरडी और आरएस के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियोस भी मैं अटैच करूंगी और जो पुराने साल के क्वेश्चंस होते हैं वो भी अटैच करूंगी। तो आप मेरे अगर सर्कल के पूरे सीरीज़ को देख रहे हैं तो आपकी बोर्ड की पूरी अच्छे से तैयारी हो जाएगी विद कंसेप्ट। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 7 क्या है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है कि जैसे दो सर्कल, अगर दो सर्कल का जो सेंटर अगर कॉमन होता है तो वैसे सर्कल्स को हम कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। तो यहाँ पे ये बिगर सर्कल है और ये स्मॉलर सर्कल है, दोनों सेम सेंटर पे हैं, तो मतलब दोनों के कॉमन सेंटर सेम है, तो ये कॉन्सेंट्रिक है। बड़े वाले सर्कल है जो आउटर सर्कल है, जिसको हम लार्जर सर्कल भी बोल सकते हैं, उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इनर ये छोटे सर्कल की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पता करना है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो कॉर्ड है, जो लार्जर सर्कल की कॉर्ड होगी, लार्जर सर्कल की कॉर्ड होगी वो स्मॉलर सर्कल की, जो वो स्मॉलर सर्कल की को टच कर रही है तो वो उसकी क्या होगी, वो होगी टेंजेंट, है ना। हम समझेंगे कि कैसे स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए निकलने वाली जो कॉर्ड है, ये मैं जो आउटर सर्कल का जो कॉर्ड है स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए निकल रही है, तो आउटर इनर के लिए तो ये टेंजेंट है, पर आउटर के लिए ये क्या हो रहा है, कॉर्ड हो रहा है। तो ये हमें पता करना है लेंथ, इसकी लेंथ पता करनी है। तो ये जैसे मैंने ए बी डाल दी, ये ए बी, इस कॉर्ड की लेंथ हमें पता करना होगा। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि दोनों की रेडियाई दिए हुए हैं। तो पहले वाले की रेडियस हम यहाँ से इसको ज्वाइन करके यहाँ दिखाएंगे, शो करेंगे। हम कहीं पे भी नहीं डालेंगे, हम थोड़ा वेट कर लेंगे कि स्टार्टिंग में भी रेडियस ऐसे डाल दी तो डायग्राम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये 5 सेंटीमीटर मैं इसको डाल रही हूँ, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी उसके बाद क्या है कि इनर सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, इनर सर्कल का रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें अच्छे से मालूम है कि किसी भी सर्कल के ऊपर टेंजेंट और रेडियस के बीच जो एंगल होती है वो 90 डिग्री होती है। तो ये तो 90 है और इसको हम लिखेंगे भी, ठीक है। और मैं पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ कि जैसे इनर सर्कल का ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये 90 है, ठीक है। अब इससे क्या है, हम ये पता कर लेंगे, ये मैं एम पॉइंट दे देती हूँ, इसको मैं एम पॉइंट दे देती हूँ, ठीक है। और ये जो सेंटर है वो ओ है, ठीक है। तो हम ये तो पाइथागोरस से खैर हम एम पता कर लेंगे। अब ध्यान से अब देखेंगे कि जो ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड आउटर सर्कल का है और हम सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं। तो हमने 9th में पढ़ी है कि परपेंडिकुलर टू द, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी ओ एम अगर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं हम एम के ऊपर तो एम और एम भी इक्वल होते हैं, इसके जस्ट मिड पॉइंट पे इस सर्कल में इस कॉर्ड को डिवाइड कर रहा है, कौन, ओ एम। तो बाकी दोबारा हम समझते हैं, लिखने के दौरान भी हम समझेंगे, थोड़ा सा एक शुरू में समझाने से क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे हम गिवन रेडियस ऑफ आउटर सर्कल क्या है अपने पास, 5 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली रेडियस क्या है, ए ओ ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास दे रहे हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ इनर सर्कल क्या दे रहे हैं अपने को, ये दे रहे हैं 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स ओ एम की जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर है अपने पास, ठीक है। तो और यहाँ पे क्लियरली ए बी इज टेंजेंट फॉर द इनर सर्कल, ठीक है। इनर सर्कल का जो ए बी दिख रहा है वो टेंजेंट के फॉर्म में, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एम है।
तो ए बी इज द टेंजेंट फॉर द इनर सर्कल। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी होगा। क्यों? क्योंकि एंगल बिटवीन रेडियस एंड अ टेंजेंट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड अ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये थ्योरम है, पर इसको हमने बहुत बढ़िया तरीके से भी एक्सप्लेन करते हैं मेन क्वेश्चंस में। जब ऐसे क्वेश्चंस में बीच में यूज़ कर रहा है तो हम छोटे फॉर्म में भी ये चीज़ें लिख सकते हैं। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ये थ्योरम से प्रूफ है। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल ओ एम ए इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हमने 90 बोला, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ एम इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये लिखी। अब हम पाइथागोरस लगा देंगे। यहाँ पाइथागोरस में क्या है, जैसे ये 90 है अपने पास, एंगल ओ एम ए यहाँ पे 90 है, तो ओ ए जो है वो क्या है? हाइपोटेनियस है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस अपने पास 5 स्क्वायर होएगा, ए एम स्क्वायर हमें नहीं मालूम है, ये पता करना होगा अपने को। और ओ एम की जो वैल्यू है 3 दी है, तो ये 25 ए एम स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो ए एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 माइनस 9। मैंने 9 को शिफ्ट की 25 के पास, तो ए एम स्क्वायर, ए एम की जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगा? 16। ठीक है, हाँ ये 16 होएगा। फिर ए एम इक्वल टू अंडर रूट 16 और ये आ गया अपने पास 4। ठीक है, तो 25 और ये आ जाएगा 4, ये वैल्यू आ गई अपने पास 4। अब हम क्या करेंगे कि एम और इसको डबल करके 8 आंसर होगा, लेकिन बस इतने से काम नहीं चलेगा, अपने को यहाँ पे थोड़ा मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी इज द कॉर्ड फॉर आउटर सर्कल, ठीक है, ए बी जो कॉर्ड है वो आउटर सर्किल के लिए है, ए बी इनर सर्किल के लिए तो टेंजेंट था, पर आउटर के लिए कॉर्ड है, दिख रहा है साफ साफ। तो ए बी इज द कॉर्ड फॉर द आउटर सर्कल। तो फिर हम लिखेंगे कि वी नो दैट, ये 9th में हमने पढ़ी है वो चीज़ मैं लिखने वाली हूँ, कि वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर to the chord bisect the chord। ठीक है, तो मतलब जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो किसी कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड जो है वो इक्वल मतलब बाइसेक्ट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं एम इक्वल टू एम बी। ठीक है, ये हमने लिख दी। अब नाउ करके हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। जैसे मैं ए बी इक्वल टू लिख देती हूँ ए एम प्लस एम बी। ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ, ए एम को रिपीट करने वाली हूँ। तो ये ए एम है और ये प्लस ये भी ए एम लिख सकती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि ए एम इक्वल टू एम बी। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं और यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब ए बी हमने लिखी, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए एम प्लस ए एम 2am। ठीक है, तो 2am हुआ अपने पास। अब ए एम की वैल्यू क्या आ गई, ए एम की वैल्यू अपनी आ गई है, हमने फाइंड की थी 4, तो 4 2 ज़ा 8। तो ए बी की जो वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ, क्वेश्चन 7th हमने की, अब क्वेश्चन 8th करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, और ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि क्वेश्चन 8th और जो 11th हम क्वेश्चन करेंगे वो 8th को ध्यान में रखते हुए हमें 11th क्वेश्चन करना होगा। तो अभी तो मैं फ़िलहाल 8th क्वेश्चन समझा रही हूँ आपको, और जब 11th का समझाऊँगी तो मुझे फिर से 8th को उस समय समझाना होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हम काम करेंगे कि क्वेश्चन अपने पास कुछ ऐसा आया है कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ ड्रॉन to circumscribe a circle, prove that AB plus CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो ये क्वाड्रिलेटरल जो दिख रहा है और सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो AB एंड CD,
ए बी और सी डी अपोजिट साइड दिख रहे हैं ये, और ए डी और बी सी यहाँ पे दूसरे वाले अपोजिट साइड दिख रहे हैं, तो इट मीन्स दोनों ही अपोजिट साइड के सम्स इक्वल होते हैं, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, और ये हमें प्रूव करना है। हम देख रहे हैं कि ये सर्कल के ऊपर जो क्वाड्रिलेटरल के साइड्स हैं वो लाई कर रहे हैं, और ये जो टच करते हुए निकल रहे हैं, जैसे ए बी वाली साइड पी पे टच कर रही है, बी सी वाली साइड क्यू पे टच कर रही है, डी सी आर पे टच कर रही है, एंड डी एस डी ए जो है वो एस पे टच कर रही है। तो ये कुछ ऐसा टेंजेंट सर्कल के एक पॉइंट को टच करके निकल रहा है, तो ए बी जो है वो टेंजेंट के जैसा ऐड कर रहा है, और बी सी डी सी एंड डी ए भी टेंजेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो हम एक कंसेप्ट में समझाना चाहूँगी, अपना एक थ्योरम है अपने पास जो एनसीईआरटी में 10.2 में क्या है कि अगर किसी सर्कल, जैसे मैं थोड़ा सा रफली समझाती हूँ, कोई ये है सर्कल है, और अगर किसी पी पॉइंट से या आउटर कोई भी पॉइंट है वहाँ से हमने दो टेंजेंट अगर ड्रॉ कर रहे हैं किसी सर्कल पे, हमें मालूम है मैक्सिमम दो ही टेंजेंट बन सकते हैं किसी सर्कल के ऊपर आउटर पॉइंट से, तो ये जो लेंथ में इक्वल होते हैं। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, तो ये जो अगर ए और बी ये पॉइंट है तो यहाँ पे ए पी इक्वल टू पी बी होना चाहिए, और ये 10.2 थ्योरम है जो कि हम थ्योरम में हम प्रूव करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा क्यों, है ना। तो ये हम प्रूव कर लेंगे, और हम इसको फ़िलहाल इसको यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे इस थ्योरम को करने, इस क्वेश्चंस को करने के लिए। तो सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे, अगर मैं ए पॉइंट देखती हूँ, अगर सर्कल के लिए ए पॉइंट है तो ए से यहाँ पे ए पी और एस दो टेंजेंट बन रहा है। अगर मैं बी पॉइंट आउटर पे देखती हूँ सर्कल के आउटर पे, तो ये बी पॉइंट से एक बी पी और एक बी क्यू टेंजेंट बन रहा है, दो टेंजेंट्स। वैसे ही सी से मैं देखूं अगर तो सी आर और सी क्यू, और डी से देखूं तो डी आर और डी सी, और ये दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होंगे, ए पी ए एस इक्वल होगा, बी पी बी क्यू, ऐसे ये और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम इसी हेल्प से ये क्वेश्चंस को ये इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि वी नो दैट, हम 10.2 थ्योरम है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वी नो दैट tangents drawn from an external point to the circle are equal in length, are equal in लेंथ। ठीक है, ये क्या है, ये थ्योरम है 10.2। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो हम लिख सकते हैं ए पी जो है वो इक्वल है ए एस के, ए पी और एस इक्वल है, और यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। और रीज़न हम क्या देंगे, यहाँ पे हम रीज़न देंगे कि रीज़न तो ये हम ऊपर दे चुके हैं, बस यहाँ पे पॉइंट हमें हाईलाइट करना पड़ेगा, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, हमने ए पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की है तो उसके बारे में ये पूरी बातें लिखी हैं, और इसकी वजह से ए पी इक्वल टू एस, क्योंकि अब पॉइंट को हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। जब हम दोनों इसको इक्वल बोल रहे हैं, हम इसको ए पी और एस को, इन दोनों को इक्वल बोल रहे हैं, तो वो पॉइंट कौन सी है, वो पॉइंट ए है। वैसे बी से भी लिखने वाले हैं हम, तो इस बार लिखेंगे हम कि बी पी इक्वल टू बी क्यू, हमने बी से डाली है टेंजेंट सर्कल के ऊपर, तो इस बार हम क्या लिखेंगे, सेम आएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट बी, हम बी से डाल रहे हैं, उसकी बेसिस पे हम बी पी और बी क्यू को इक्वल बता रहे हैं, बी पी और बी क्यू को इक्वल बता रहे हैं। अब हम सी की बात करेंगे, सी आर और सी क्यू को इक्वल बताएंगे और थर्ड इक्वेशन देंगे। तो मैं अभी समझाऊंगी, हमें पहले सी आर लिखना होगा, सी आर इक्वल टू सी क्यू, ये थर्ड इक्वेशन है, और ये है टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट सी, ये लिखना है। फिर हम लिखेंगे डी आर इक्वल टू डी एस, ये आ जाएगा अपना इक्वेशन फोर्थ आएगा, और ये आ जाएगा टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट डी, ये सारे में एक ही आएंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, हम चारों इक्वेशन को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड
थर्ड एंड फोर्थ, चारों जब इक्वेशन ऐड करेंगे तो जब हम कई इक्वेशन ऐड करते हैं आपस में तो उनके LHS वाले पार्ट LHS में ऐड होते हैं और RHS वाले पार्ट्स RHS में ऐड होते हैं। तो AP, BP, CR और DR ये ऐड हो जाएंगे। AP, BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS, BQ, CQ एंड DS, प्लस लगा के AS प्लस BQ प्लस CQ और प्लस DS। ठीक है, ये इक्वल हो गए। बस एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ आपको कि जब हम अब ये मेन पॉइंट इस क्वेश्चन को ध्यान ये देना है प्रिकॉशन के लिए कि जब हम AP, BP, CR और DR इधर लिख रहे हैं तो हम चाहते तो AS और AP लिख सकते थे, जबकि मैंने AP इक्वल टू AS लिखी, मैंने AP को पहले रखा। फिर जब हम BQ और BP वाले पार्ट्स को लिख रहे थे तो मैंने BP को LHS में रखा, BP को मैंने BQ को इस तरफ नहीं रखी। ठीक है, वैसे ही इसमें ध्यान देंगे तो मैंने CR वाले पार्ट को CR पहले रखा और CQ को सेकंड RHS में रखी और इधर मैंने DR को पहले रखी। तो जब हम इक्वल लिखेंगे तो हम चाहते तो AS और इक्वल टू BP लिख सकते थे, या इसको भी किसी को हम उल्टा भी लिख सकते थे, लेकिन हम इस चीज़ को ध्यान ऐसे रखेंगे क्योंकि हमें AB और CD का सम चाहिए RHS में। तो हम जब AP और ये वाले पार्ट्स AP और BP, वैसे DR और RC ये पार्ट हम इधर रखेंगे और जो दूसरा पार्ट होगा वो इस तरफ रखेंगे, ताकि इसको ऐड करने पे, अब देखेंगे ध्यान से, मैं समझा रही हूँ। AP और BP क्या देंगे, AP और BP और CR और DR ये क्या दे देंगे, ये दे देंगे AB और CD। तो बचे हुए पार्ट्स अपने आप AD और DC ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो अब देखिए, अब इधर मैं देखूँ AS के साथ DS आना चाहिए, तो ये AS के साथ ही आ जाएगा DS और जो अपना ये जो है BQ प्लस CQ ये आ जाएगा साथ में। तो हम पहले इसको जमा ले, ये मैं इसको तो लिख सकती हूँ, चाहूँ तो मैं एक बार ब्रैकेट में डाल देती हूँ, फिर उसके बाद प्लस कर लेंगे हम ये ब्रैकेट, ताकि दोनों तरफ RHS LHS में एक जैसा काम दिखे। इसलिए मैं इसको थोड़ा रोक देती हूँ, अगले स्टेप में इसको हम ऐड करके लिखेंगे। तो क्योंकि हमें इन दोनों को साथ अभी रखना ज़रूरी होगा, AS और DS। ठीक है, और प्लस BQ प्लस CQ। ठीक है, अब इसको हमने ब्रैकेट में रख दी। अब हम लिख सकते हैं, अब AP प्लस BP क्या होगा अपने पास, AB लिख दी, प्लस CR और DR क्या होगा, CR और DR का एडिशन जो होगा यहाँ पे क्या होगा, CD। अब AS और SD DS ये दे देंगे AD, ये AD आ जाएगा अपने पास, और ये दे देगा अपना BC। ये BQ और CQ डायग्राम में देखेंगे, BQ और CQ अपने को क्या दे देंगे, BC। ठीक है, तो ये जो हमें चाहिए था वो मिल गया, हेंस प्रूव्ड। और अगर अब मैं बता रही हूँ क्वेश्चन 11 जो हम करेंगे, तो 11th में इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बता देंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को जब 11th क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ तक हमें सेम काम करना होगा, सेम स्टेप आएगा। बस वहाँ पे हालांकि मैं पूरा फिर से एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन 11th को बताना चाहती हूँ। 11th में क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अब जैसे ये तो अभी क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, अगर मैं इसको पैरेललोग्राम बता दूँ तो AB और CD आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा 11 डिस्कस कर लेती हूँ, भले ही हम 11 दोबारा कर लेंगे। 11th क्वेश्चन, जब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो AB और DC इक्वल होंगे, तो मैं AB को रिपीट कर सकती हूँ। AB, जब AB DC इक्वल होंगे तो मैं CD की जगह फिर से AB रख सकती हूँ क्योंकि आपस में इक्वल है। और जैसे यहाँ पे AD और BC है तो मैं BC को रिपीट कर देती हूँ दोनों तरफ, BC और BC। तो यहाँ पे आ जाएगा 2AB इक्वल टू 2BC। अब 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे AB जो है वो BC के इक्वल आया, यहाँ AB जो है वो BC के इक्वल आ गया। इट मीन्स AB इक्वल टू BC। तो अब AB के इक्वल DC है और BC के इक्वल AD है, तो चारों ही हम बाद में प्रूफ करेंगे इक्वल हो जाएंगे आपस में। AB को हमने एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ कर ली यहाँ पे। अब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट तो इक्वल होंगे, ये क्योंकि 11th क्वेश्चन में इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोला है और इसको रोम्बस प्रूफ करने बोल रहे हैं। तो रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, चारों साइड इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू AD ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि हमने एडजेसेंट साइड इक्वल कर ली, और अपोजिट साइड इक्वल तो है ही क्योंकि वो पैरेललोग्राम होगा, तो ये रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। 11th हम करेंगे फिर से, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन कर लेते हैं 8th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा रही हूँ।
क्वेश्चन नंबर 9 करना है हमें। 9 में डायग्राम गिवन है एनसीईआरटी में, और ये थोड़ा मैं पहले क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। क्या है यहाँ पे कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। कोई सर्कल है जिसकी सेंटर ओ है, जिसमें एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई ये दो टेंजेंट्स हैं जो कि दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है। अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट ए बी जो है, यहाँ देखेंगे हम ए बी, ये जो कि सी पे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है, ये ए सी को टच करती हुई निकल रही है। तो अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। ये जो ए बी जो टेंजेंट है वो एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे ए पे इंटरसेक्ट कर रही है, और एक्स डैश वाई डैश को ए बी जो टेंजेंट है वो बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमें प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी ये वाली एंगल को हमें प्रूफ करना है 90 डिग्री, हमें ये एंगल फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। हम जब सबसे पहला जो काम करेंगे वो ए पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे ए पी एंड ए सी। तो उसके बेसिस पे हम रीज़न लिखेंगे, जहाँ पे 1 और 2 को मैं इक्वल बताऊंगी, क्यों बताऊंगी अभी हम रीज़न लिखेंगे, थ्योरम से है। वैसे ही अगर बी पॉइंट से देखेंगे तो बी सी और बी क्यू दो टेंजेंट्स है इस सर्कल के ऊपर, तो यहाँ पे भी जो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल होंगे। ये मैंने 3 यहाँ बाहर पे लिखी है और ये 4 बाहर लिखी है, स्पेस छोटा था तो इसको आप अच्छे से नोट करेंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को इक्वल और 3 और 4 को इक्वल करके, और इस पर कुछ हम ऐसा कुछ करेंगे कि ए ओ बी के बारे में एंगल 2 और एंगल 4 को पता कर लेंगे। हम एंगल 2 और एंगल 4 के सम को पता करेंगे और फिर इस ट्रायंगल पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और फिर ये इस एंगल को हम पता करेंगे, एंगल ए ओ बी को। ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 और 2 और 3 और 4 को इक्वल करने वाली बात लिखते हैं। हम लिखेंगे कि when two tangents drawn from an external point to the circle subtend, ये थ्योरम है एक्चुअली में, subtend इक्वल एंगल। कहाँ इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, एट द लाइन सेगमेंट। कौन सी लाइन सेगमेंट पे, ये लाइन सेगमेंट, ये कौन सी लाइन सेगमेंट, जो सेंटर और ये पॉइंट जहाँ से टेंजेंट डाल रही है उस ज्वाइनिंग लाइन पे ये दोनों टेंजेंट इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। तो सबटेंड इक्वल एंगल एट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। ठीक है, टू दैट पॉइंट। अब फर्स्ट वीडियो में आप देखेंगे तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन 3 के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन की थी, तो वहाँ आप बैक जाके देखेंगे तो ये मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की है वहाँ पे। तो ये इक्वल हुआ, तो हम बता सकते हैं एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, एंड एंगल मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहूँगी कि एंगल 1 जो एंगल 2 के इक्वल होगा, और यहाँ लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए। अब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा, तो एंगल पी ए सी को हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है। अब उसके बाद हम पी ए सी क्या है यहाँ पे, एंगल पी ए सी, मैं इसको ज्वाइन करती हूँ इससे और फिर आपको समझ में आएगा यहाँ। ठीक है, ये टेंजेंट, तो एंगल पी ए सी को हम पी ए बी भी लिख सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो पी ए बी लिखने की वजह से हम कुछ यूज़ करने वाले हैं, ये पैरेलल लाइन, तो इस ट्रांसवर्सल के जैसा ए बी को यूज़ करना है, इसलिए हम पी ए सी को अब पी ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, या मैं ऐसा करती हूँ, अगले स्टेप में लिख दूँगी एंगल पी ए सी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 2। अब क्या है, एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है, तो हम एंगल 2 को इसलिए रिपीट करेंगे कि हमें ट्रायंगल के अंदर काम करना है, तो हम एंगल 1 की जगह पे भी एंगल 2 रखेंगे
और एंगल PAC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हुआ। और अब हम लिख सकते हैं और करके हम एंगल PAC को एंगल PAB लिखेंगे और ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और ये इक्वेशन फर्स्ट देंगे। हमने बस कुछ नहीं करी, हमने PAC को PAB बोल दिया। एंगल में कोई फ़र्क नहीं आया, बस बोलने का ये तरीका बदल गया, तो ये हम फर्स्ट लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि एंड अब उधर काम करेंगे इस तरफ, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, सेम ये रिपीट करना है अपने को इस तरफ में। तो ये 3 और 4 के लिए यहाँ लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट B। ठीक है, जब हम B की तरफ डाल रहे हैं तो 3 4 के इक्वल है। अब हम एंगल यहाँ देखेंगे QBC है, ध्यान से देखेंगे QBC, इस एंगल को हम लिख सकते हैं एंगल 3 और एंगल 4 के सम के इक्वल है। ठीक है, अब फिर से हम इस बार 4 को रिपीट करेंगे क्योंकि 3 बाहर है, 4 को हमें ट्रायंगल के अंदर देखना है, जैसे हमने 2 को देखी थी वैसे ही 4 को रिपीट करना है। तो QBC को हम एंगल 3 के लिए एंगल 4 डाल देंगे क्योंकि हमें दोनों को रिपीट करना है। तो एंगल QBC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4। और अब मैं इसको फिर से बताऊंगी, जैसे मैंने QBC को अब हम QBA लिख देते हैं। ठीक है, तो QBA इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ये आ गया अपने पास सेकेंड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट और सेकेंड को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, हम ऐसा करेंगे, हम करेंगे क्या कि एंगल PAB प्लस एंगल QBA इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। और रीज़न यहाँ क्या देंगे, लीनियर पेयर, सॉरी को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे XY एंड यहाँ पे लिख देते हैं हम, सिंस XY पैरेलल टू X डैश Y डैश एंड AB is the transversal, एक काम हम कर सकते हैं कि ये पूरी चीज़ें ये हम यहाँ पे भी लिख सकते थे, और ये XY ये वाली जो लाइन है ये हम यहाँ लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इसको यहाँ लिखना, मेरे पास स्पेस कम थी और मैंने बता दी आपको, वर्बली बता दी, ये पूरी वैल्यू यहाँ लिखनी है और ब्रैकेट में को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब हम PAB को हम क्या डाल सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और QBA को हम डाल सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 को हम 180 अपॉन 2 करेंगे तो ये 90 आ जाएगा। ये मैंने 2 को डिवाइड करी 180 से, तो एंगल 2 और एंगल 4 का सम जो है 180 आ गया, सॉरी 90 आ गया। ये इक्वेशन हम थर्ड दे देंगे। अब कुछ नहीं करना है, अब करना है इन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के अंदर आ जाएंगे AOB। ट्रायंगल AOB, तीनों एंगल का सम जो होगा वो 90 होगा, 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल AOB प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ रीज़न क्या दिखाएंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल, ये एंगल सम प्रॉपर्टी। अब 3 और 4 को हम क्या दे सकते हैं, हम ये पूरी 3 और 4 की जो वैल्यू है वो हम दे सकते हैं, ये पूरी वैल्यू, सॉरी 2 और 4 के सम को हम दे सकते हैं 90। तो हम यहाँ पे दे देंगे 90। तो ये हमने रख दी यहाँ 90 डिग्री प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB इक्वल टू 180 माइनस 90, और हमने एंगल AOB को प्रूफ कर ली क्या, 90 डिग्री। ठीक है, ये हम पूरा करेंगे काम। ठीक है, इसको कई दूसरे तरीके से भी करते हैं, पर मैं इसको को इंटीरियर एंगल की हेल्प से कराती हूँ। को इंटीरियर एंगल क्या है, मैं थोड़ा समझाना चाहती हूँ कि जैसे ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों का सम जो होता है 180 होता है जब ये लाइन दोनों पैरेलल हो। तो उसी बेसिस पे ये पैरेलल लाइन थे और ये को इंटीरियर अंदर के ये एंगल और ये एंगल, तो इसको हमने 180 दी और उसी बेसिस पे हमने इसको सॉल्व की। तो ये क्वेश्चन नोट करते, नेक्स्ट क्वेश्चन करते।
क्वेश्चन 10th एनसीईआरटी में जो है वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी सॉल्व करेंगे कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ये जो पी पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर अगर हम टेंजेंट डाल रहे हैं तो वो टेंजेंट आपस में जो एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, वो दोनों और एक और एंगल जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन, वो ये दोनों लाइन सेगमेंट जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम जो है 180 के इक्वल होगा। ठीक है, ये तो 90 होगा, क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, यहाँ पे ये टेंजेंट है और रेडियस है। तो ये हमने पहले पढ़ी है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो होता है एंगल होता है वो 90 के इक्वल होता है। तो बाय थ्योरम तो हम प्रूव करेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे ए पी ए परपेंडिकुलर ऑन ओ ए, तो हम बता सकते हैं कि इट इम्प्लाइज इट, हम लिख सकते हैं एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंड एक और चीज़ हम इधर से इस वाले टेंजेंट को डिस्कस करेंगे कि पी बी परपेंडिकुलर ऑन ओ बी, तो ये हम ये भी बता सकते हैं कि एंगल ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे पास ये फर्स्ट और सेकंड हमने छोड़ दिए, फिर इसको हम यूज़ करेंगे बाद में। फिर हम ध्यान से देखेंगे ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है ए ओ पी बी, तो क्वाड्रिलेटरल अगर है तो उनके सम जो होगा 360 के इक्वल होगा, चारों एंगल का सम। तो लिखेंगे कि एंगल नाव करके लिखेंगे, ठीक है, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी और प्लस एंगल ए ओ बी और प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो ओ ए पी क्या अपने पास है, ओ ए पी जो हमने पता करी 90 डिग्री, और ओ बी पी भी 90 डिग्री हमने पता की, और ये दोनों, ये मैं देखती हूँ हमें पता करना यही चीज़ है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि ये जो चीज़ है ये हमें मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे यही वाली चीज़ वैल्यू है, ये हमें पता करनी है, ये हमने लिखी है और यहाँ पे है। तो ये हमने इसको बस एज इट इज़ लिख देते हैं, ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब ये तो आ जाएगा 180 प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 360 डिग्री, और ये 180 को मैं इधर शिफ्ट करती हूँ तो ये माइनस 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे फाइनली आ जाएगा अपने पास एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री है, या हैंस प्रूव्ड, ये हम लेके आ गए। तो ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जैसे हमारे पास, मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जब ये क्वाड्रिलेटरल है और अपोजिट एंगल का सम 180 के इक्वल है, तो और इधर भी देखा जाए तो ये 90 और 90 है, तो इनका भी सम 180 है। तो जब अपोजिट किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल जो होते हैं उनके सम जो 180 दे तो वो साइक्लिक होता है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल हो इस केस में साइक्लिक होगा। तो अगर साइक्लिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे प्रूफ करेंगे, और इन दोनों का एंगल का भी सम 180 प्रूफ कर देंगे। तो ए ओ बी पी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो क्वेश्चन इससे भी बनता है। ये क्वेश्चन हम करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 11, 12, 13 क्वेश्चन कंप्लीट करूँगी, तो इसको आप कंप्लीट करें। ओके, बाय।